आने की शुरुआत में हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। इस वर्ल्ड के अंदर ग्लो वार्निंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यहाँ पे आइस एज स्टार्ट हो गई। आइस एज स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद यहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई देने लग गए। फिर हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक बंदे की तरफ। वो बंदा यहाँ से जा रहा होता है, तभी वो अपने सामने देख एक इंसान को जो पूरी तरह से बर्फ के अंदर जम चुका होता है और उसकी डेथ हो चुकी होती है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहां से क्रॉस कर रहा होता है एक गली से, और हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्कार्फ को नीचे करता है, बोल रहा होता है कि मैं इस नज़ारे को बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद देख रहा हूँ, उस जगह को भी। और वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे सिर्फ फूड और सप्लाईज के लिए आया था, जिससे मैं यहाँ से कुछ रिसोर्सेज ले आके अपने आप को सर्वाइव करा सकूँ इस आइस एज के वर्ल्ड के अंदर। और हम लोग देखते हैं तभी वो उस नज़ारे को हम लोगों को दिखाया जाता है। पूरी की पूरी जितने भी सिटी की बिल्डिंग्स होती हैं वो सब की सब बर्फ़ के अंदर जम चुकी होती हैं। और वो बोल रहा होता है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग्स बर्फ़ के अंदर सेफ हैं। और तभी हम लोग देखते हैं ये सब वो बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लग जाता है और बोल रहा होता है धत्तेरी की अर्थक्वेक को अभी आना था क्या। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है अरे यार मेरे को यहाँ से जल्दी हटना होगा, पर वो हट पाता है उससे पहले ही वहाँ पे बर्फ होती है, उसके ऊपर वो खड़ा होता है, वो वहाँ पे टूट जाती है। बोल रहा होता है अरे यार मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब क्यों है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस बर्फ के खाई के अंदर गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने एक हुक को निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि मुझे इसको जल्दी से यूज़ कर लेना चाहिए, क्या पता मैं अपनी जान बचा लूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो इसका यूज़ करते हुए बर्फ़ में धंसा देता है, जिससे वो वहाँ पे रुक जाता है। बोल रहा होता है कि दत्त तेरी की अभी मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रिप नहीं बना पा रहा, और जो वो फिसलते हुए वो खाई के अंदर गिरने लग जाता है। बोल रहा होता है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा गिरने से। और हम लोग देखते हैं कि वो फिसलते हुए एक स्टोर के ऊपर गिर जाता है, ग्रोसरी स्टोर के ऊपर। और हम लोग देखते हैं बोल रहा होता है कि मेरी किस्मत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि मैं मर जाऊँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है जिस वजह से मैं यहाँ पे जिंदा बच चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि अभी मैं सिर्फ यहाँ से निकलने का मुझे सोचना चाहिए कि मैं ऊपर कैसे पहुँचूँ। हम लोग देखते हैं अजीब से क्रिएचर को जो हमारे एमसी को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसकी 3 आंखें होती हैं और हमें उसको दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर होता है, वो हमारे एमसी के ठीक सामने ही बैठा होता है। बोल रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम से एक इंसान का शिकार नहीं किया है। और उसकी बात सुनने के बाद में बोल रहा होता है कि ये लक नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा बैड लक है कि आखिरकार मैं एक मॉन्स्टर के सामने ही आके क्यों गिरा। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लग जाता है बिना कोई देरी किए, और बोल रहा होता है कि मुझे इससे मॉन्स्टर से पीछे छुड़ाना होगा। और बोल रहा होता है कि पता नहीं कि ये मॉन्स्टर कितनी देर तक मैं इससे बच पाऊंगा, क्या पता ये मेरे को आज ही मार डाले। और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी हमारे एमसी का पीछा कर रहा होता है, और हम लोग देखते हैं कि बोल रहा होता है ये डिस्कस मेरे को आखिरकार इसी मॉन्स्टर के सामने ही आके क्यों गिरना था। और वो उसको एमसी को पकड़ने ही वाला होता है अपने हाथों से, तभी हम लोग देखते हैं कि वो बर्फ का टुकड़ा होता है वो वहाँ पे कट के हमारे जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर गिरने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर उधर ही मर जाता है। और उसके मॉन्स्टर की डेथ के बाद में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि बाल बाल बचा, नहीं तो अभी मैं इसका खाना बनने वाला था। आगे जाता है तो हम लोग देखते हैं छोटा सा अर्थक्वेक फिर से आने लग जाता है, जिस वजह से वो बोल रहा होता है आखिरकार ये मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। और तभी हम लोग देखते हैं जो वहाँ पे बर्फ़ के ऊपर और भी ज़्यादा ढेर सारी बर्फ़ जमी होती है, वो सब की सब हमारे एमसी के यहाँ पे गिरने लग जाती है। बोल रहा होता है कि मुझे इससे जल्दी से यहाँ से हटना होगा, पर वो हट नहीं पाता और बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके बर्फ़ के ऊपर सतह पर रहना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हमारा एमसी का थोड़ा हाथ बाहर निकला होता है और उसके पास में एक अजीब सा क्रिएचर आने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो स्नेल जैसा क्रिएचर हमारे एमसी के हाथों को देखने लग जाता है चारों ओर से। और हम लोग देखते हैं कि वो जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो हमारे एमसी के साथ में फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने की वजह से हमारे एमसी की जो लेफ्ट आई होती है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसके कलर चेंज होने के बाद में हमारा एमसी बर्फ में बाहर निकल आता है। बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ में क्या हुआ था, क्या मैं दिन में ही सपने देखने लग गया था क्या। और हम लोग देखते हैं उसकी गर्दन पे एक निशान होता है, जो शायद मतलब कि अभी वो क्रिएचर है वो पूरी तरह से हमारे एमसी के साथ में फ्यूज नहीं हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे बाहर हूँ, अब मुझे जल्दी जाके अपने घर में चला जाना चाहिए, वैसे भी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। और हम लोग देखते हैं कि वो जाने लगता है, तभी उसको नोटिस करता है कि उसके सामने एक चॉकलेट है, स्नेकर चॉकलेट। और वो बोल रहा होता है कि चलो कुछ ना मिलने से बढ़िया कुछ ही मिलना है। और हम लोग देखते हैं कि वो उस स्नैकर चॉकलेट को उठा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग को जहाँ पे उसके पास में हमारा एमसी आया होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक सीवर लाइन को मतलब कि जो टनल होती है उसको ओपन करता है। बोल रहा होता है कि मुझे इसके अंदर जल्दी से जाना होगा, जल्दी से एंट्रेंस गेट पे मैं जाता हूँ, मेरा वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है वो वेट कर रही है, और वैसे भी इस जमी हुई दुनिया के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम लोग देखते हैं कि वो टनल के अंदर रस्सी को डाल देता है और रस्सी के थ्रू वो नीचे आ जाता है बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग
ठंडे वजह से काँप रहे होते हैं और एंट्रेंस गेट पे ही बैठे होते हैं कुछ लोग। और हम लोग देखते हैं कि हमारा MC उनकी तरफ देखता है और कहता अपने मन में कहता है कि मैं इन लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैंने इन लोगों की हेल्प की या फिर इन लोगों को सिंपैथी भी दिखाई तो ये लोग मेरे सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर मैंने इनको थोड़ी भी सिंपैथी दिखा के अपने साथ में रख भी लिया तो भी मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए तुम्हें बेरहम बनना ही पड़ता है। और वो ये सोचते हुए वहाँ से जाने लगता है। बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी जाके अपने घर में चला जाना चाहिए। और वो जाते हुए देख रहा होता है कि उसकी जो बिल्डिंग की जो गैलरीज हैं वो खाली है। वो बोल रहा होता है कि आज मतलब कि जो बिल्डिंग की गैलरी है वो आखिरकार खाली कैसे है। आज मतलब कि कोई भी सर्वाइव करने के लिए बाहर मतलब कि कुछ भी फूड सप्लाई लेने के लिए नहीं गया। और हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी से अपने घर के पास में आ जाता है। वो अपने घर के डोर को नॉक करने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसके घर से एक लड़की गेट खोलती है और बोल रही होती है तुम आ गए। और हम लोग देखते हैं कि वो उसको जल्दी से जाके हक कर लेती है। और हमारा MC बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया सोमिंग। तो हम लोग को पता चलता है इस लड़की का नाम सोमिंग और जो इसकी गर्लफ्रेंड है। और वो बोल रहा होती है कि डोर था वो लॉक था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और हम लोग देखते हैं कि उसको बोल रही होती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो मुझे बताओ। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा MC बोल रहा होता है पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं वैसे भी तुम्हें ये सब चीज़ें तो बता नहीं वाला था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है बस तुम्हें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार वैसे भी यहाँ पे एक वर्ल्ड के अंदर वैसे भी लोग एक दूसरे को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बोल रही होती है कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोल रही होती है कि वैसे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं किसी और को इस घर के अंदर आने नहीं दूँगी, वैसे भी ये तुम्हारा घर है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा MC उसको स्नैकर चॉकलेट निकाल के देता है। बोल रहा होता है कि ये लो मेरे को ये मिला। और वो बोल रही होती है ओह अच्छा तुम्हें एक चॉकलेट मिली मेरे लिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो उस चॉकलेट को ले लेती है और लेने के बाद में हमारे MC को किस कर लेते हैं और बोल रही होती है कि माय डियर तुमने ये सारे जो कुछ मेरे लिए किया है मैं उसके लिए थैंक्स। और हम लोग देखते हैं कि हमारा MC वहाँ से जाने लगता है। बोल रहा होता है कि तुम इसको खा लो और हमसे चेक करते रहना कि अब आसपास में कोई भी मॉन्स्टर वगैरह ना हो। और वो बोल रही होती है कि ठीक है। और अब वो अपने मन में बोलती है सिर्फ एक ही चॉकलेट, एक चॉकलेट से मैं आखिरकार मेरा क्या होगा। और वो हमारे MC को पीछे से देख रही होती है। फिर वो अजीब सा मुँह बनाते हुए वो बोल रही होती है कि वो कमीना कहीं का फूड और बाकी रिसोर्सेस को मेरे साथ में शेयर नहीं करना चाहता, तो वो डायरेक्टली भी तुम्हें मुँह पर बोल सकता था ना। और वो गुस्से में उस चॉकलेट को तोड़ देती है। बोल रहा होती है कि वो कमीना कहीं का, मुझे लगता है कि मुझे किसी और के साथ में मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर मैं किसी और के साथ में रहूं, वही मेरे लिए बढ़िया है। और हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हमारा MC बॉनफायर के सामने बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज के दिन मेरे को कोई भी फूड सप्लाई नहीं मिले, जिस वजह से आज मतलब कि थोड़ा सा मेरे को बुरा लग रहा है स्विमिंग के लिए कि मैं उसको कुछ भी नहीं दे पाया। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक बैग को निकालता है। बैग के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सीड होते हैं, जिस सीडों को वो बताता है हमारा MC कि उसको हम लोग खा भी सकते हैं, ये खाने लायक हैं। इससे हम लोग या फिर मतलब क्रिटिकल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे हम लोग इन बीजों को भी खा के सर्वाइव कर सकते हैं। ये गमले हैं, इनके अंदर भी मैंने प्लांट्स को प्लांट किया था, पर मेरे को पता नहीं चला कि आखिरकार इनमें से ये कब तक ग्रो करेंगे और मेरे को कब तक खाने पीने योग्य यहाँ से मतलब कि खाना मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं इन पौधों से या फिर जूस से मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनसे मिल सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं आखिरकार मैं कब तक और सर्वाइव करूंगा। और वो अपने बैग की तरफ देखने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस मीट को निकालता है जिस मॉन्स्टर को उसने मारा था, मतलब कि जो मर गया था मॉन्स्टर। वो बोल रहा होता है कि जो मॉन्स्टर का जो मीट है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और हम लोग देखते हैं कि वो उस मीट को उस आग के अंदर डाल देता है। उस आग के अंदर जाने के बाद में उसका फायर का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि इसके हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी इसका यूज़ नहीं है। और हम लोग देखते हैं सुबह के वो क्या सुबह के 4 बज चुके होते हैं और यहाँ पे मतलब कि फरवरी 14 तारीख को मतलब कि जो अलार्म है वो बजने लग जाता है। और बोल रहा होता है कि आज वैलेंटाइन डे है, आज मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जाके जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड सुमिंग को विश करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके पास में आने लगता है, गेट खोल के ओपन करता है और बोलता है सुमिंग आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि आज क्या है। और हम लोग देखते हैं कि रूम के अंदर कोई भी नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सुमिंग आखिरकार तुम कहाँ पे गई। और हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे गेट लॉक होता है और वहाँ पे नॉक की आवाज़ आने लग जाती है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार सुमिंग कहाँ पे गई और ये आखिरकार कौन है जो बाहर है, क्या वो सुमिंग है, क्या वो
स्विमिंग बाहर गई थी, पर लॉक कैसे है डोर। और हम लोग देखते हैं तभी वो गेट को ओपन करता है, बोल रहा था स्विमिंग आखिरकार तुम बाहर क्या कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं एक बैट जोरदार से हमारे MC के मुंह पे लगता है, जिससे वजह से हमारे MC के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और हम लोग देखते हैं उसके पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मैरी क्रिसमस ब्रदर मो। और हम लोग देखते हैं उसके पास में ही एक वो क्या होता है स्विमिंग होती है, वो उसके सीने से चिपकी होती है, बोल रही होती है कि इस कमीने बंदे को जान से मार दो। वो बोल रहा होता है कि बिल्कुल तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूँगा, और उसको हक करके रखा होता है। बोल रही होती हमारा MC स्विमिंग से बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिरकार तुम डाओ लॉन्ग को मेरे घर के अंदर कैसे लेके आ सकती हो, और आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ में क्या गलत कर दिया जो तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रही हो। और हम लोग देखते हैं स्विमिंग बोल रही होती है आखिरकार तुमने मेरे साथ में क्या नहीं किया, तुमने मेरे साथ में हर जो चीज़ की जिसको तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और वो उसको भी ब्लेम कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने मुझे एक छोटी सी चॉकलेट दी जिससे मेरा पेट भी भर नहीं सकता था, और बोल रही होती है जिससे और तुम ये बताओ और बाकी सारी की सारी जितनी चॉकलेट तो तुमने अकेले ही खा ली, और तुम क्या मुझे को पागल समझते हो कि मैं तुम्हारा साथ अभी भी निभाऊं। और हम लोग देखते हैं उसको ब्लेम करते हुए बोल रही होती है डाओ लॉन्ग ब्रदर डाओ लॉन्ग इसको जल्दी से यहाँ पे जान से मार दो, और इसके जितने भी रिसोर्सेस हैं हम लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिससे हम लोग और भी दिनों तक सर्वाइव कर सकें। और ज़रूर से इसने और भी जितना भी मतलब खाना है उसको भी कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा। और हम लोग देखते हैं कि जो डाओ लॉन्ग होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि जल्दी से मुझे गोल्फ स्टिक ला के दो, और उसको गोल्फ स्टिक ला के वो दे देता है, और उसको लाते हुए वो बोलता है कि जल्दी से बताओ। वो ज़मीन में पटकते हुए गोल्फ स्टिक को बोलता है ब्रदर मो जल्दी से मुझे बता दो आखिरकार तुमने जितने फूड है वो फूड सप्लाईज हैं उनको कहाँ पे छुपा के रखा है। अगर तुम मुझे बता देते हो या फिर मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर से ज़िंदा छोड़ दूंगा, और तुम्हें यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और बोल रहा होता है अगर तुमने मेरे साथ में ऐसा कोई अगर तुमने मेरे साथ में कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हें ज़रूर से जान से मार डालूंगा। ब्रदर डाओ लॉन्ग बोल रहा होता है, डाओ लॉन्ग बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे शांति से बता दो आखिरकार तुमने फूड सप्लाईज कहाँ पर रखे हैं। ब्रदर मो हमारे MC का नाम मो है तो मैं उसको ब्रदर मो ही बोलूँगा। हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं बताने वाले हो, और उसके साथ में खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि ब्रदर मो मतलब कि जो हमारा MC होता है मो वो बोल रहा होता है कि मेरे पास में कोई भी फूड सप्लाईज नहीं है, अगर मेरे पास में होते तो मैं आखिरकार ऐसे थोड़ी ही रह रहा होता, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता और मैं पेट भर के खाना खाता। तो वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी मेरे से नाटक कर रहे हो, अगर तुम मुझे को वो फूड सप्लाई से मेरे हाथों में नहीं देते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर से जान से मार दूंगा। बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास में कोई फूड सप्लाई है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ। हमारा MC बता रहा होता है, बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम वीक होने का और यहाँ पे जितना भी फूड सप्लाई है उसको अकेला ही खाना चाहते हो, अगर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे MC के ऊपर वो अटैक करने लग जाता है, बोल रहा होता है आखिरकार तुम कब तक नहीं बताओगे, आखिरकार तुम्हारी जब तक मैं टांगे नहीं तोड़ देता तब तक तुम शायद से नहीं बताने वाले। डाओ लॉन्ग होता है वो जोरदार हिट हमारे ब्रदर मुंह पे मार देता है जो हमारा MC है। हम लोग देखते हैं हमारे MC के वो मुंह पे गोल्फ स्टिक मारता है जोर से, उसके मुंह का शेप चेंज हो जाता है और उसके हाथ को भी तोड़ देता है। और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कब तक नहीं बताओगे। और हम लोग देखते हैं उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं उसको ब्रूटली मारने लग जाते हैं हमारे MC को, और ब्रूटी मारते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम बता दो शांति से वो चीज़ हमें बता दो। हम लोग देखते हैं हमारे MC बिल्कुल ही अधमरा हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास में कोई भी फूड सप्लाईज नहीं है, अगर मेरे पास में होते तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है डाओ लॉन्ग कि इसका पूरा का पूरा घर को सर्च करो, जो हम लोग को पता लगाना है कि आखिरकार इसने कहाँ पे छुपा के रखे हैं फूड सप्लाईज को। हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वो उसके पास में आता है, बोल रहा होता है आखिरकार तुम कितने ज़्यादा कमीने हो, आखिरकार तुमने मुझे को ये बता दिया होता तो मैं तुम्हें एक बार जिंदा छोड़ देता। चल कोई ना, अब मैं तुम्हारे ही फूड जितने ऑर्गन्स हैं उनको ही फूड की तरह यूज़ करूंगा। डाओ लॉन्ग होता है वो अपने बंदे से कहता है कि मुझे एक जल्दी से नाइफ ला के दो, और हम लोग देखते हैं कि वो नाइफ ला के दे देता है। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में हम लोग चिल्लाने के बाजू को सुनते हैं जो हमारे MC की होती है, वो बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि मैंने आखिरकार क्या गलती कर दी जिस वजह से मुझे ऐसा अंत देखने को मिला। और वो बोल रहा होता है कि मुझे जिंदा रहना है, और इसी के साथ में वो मर जाता है। और थोड़ी देर बाद में हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी में जो क्रिएचर उसके साथ में फ्यूज हुआ होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें सर्वाइव करना है। तो हमारा MC
कहता है कि हाँ। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे MC जो एक ऑफिस होता है उसके अंदर उसकी आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ देखने लग जाता है और हम लोग देखते हैं वो चिल्लाता है डाओलोंग आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और हम लोग देखते हैं कि वो खड़ा होता है, वो अपने आस में देखने लगता है, आस पास में देखता है, वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं तो ऑलरेडी मर चुका था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर देखता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितनी सिटी होती है वो सब के सब बिल्कुल ही नॉर्मल होती हैं। बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है जो नरेटर की होती है, वो बता रहा होता है कि दुनिया सिर्फ उसके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे बाद में यहाँ पे जो पूरी की पूरी दुनिया आइस एज के अंदर चली जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं दुनिया के एक साइड में वहीं पे दंगे फसाद हो रहे होते हैं, भाई दुनिया के दूसरे साइड में अमीर लोग अपनी पार्टी कर रहे होते हैं और इंजॉय से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। और वहीं दुनिया के किसी दूसरे एरिया के अंदर वहीं पे गैंगस्टर अपनी डीलिंग कर रहे होते हैं ड्रग की। और हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाद में जो पूरी की पूरी दुनिया है वो तबाह हो जाएगी, मतलब कि आइस एज के अंदर चली जाएगी, जिस वजह से गिने चुने लोग हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं हमारे MC को ऑफिस होता है वहां से निकलता है और कहता है कि मेरे को जल्दी से यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस हैं इन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे मैं अपना मतलब कि लाइफ है उसको अच्छे से जी सकूँ उस आइस एज के वर्ल्ड के अंदर भी। और हम लोग देखते हैं हमारा MC आसमान में देखने लग जाता है और हम लोग देखते हैं आइस एज स्टार्ट होने से पहले हम लोग MC को देखते हैं जो बोल रहा होता है जो आइस एज होने की मतलब कि स्टार्ट होने से पहले का ये संकेत है कि पूरे के पूरे चाइना के जो सिटी है उसके आसमान में हम लोग RRO को देख सकते हैं, जो कुछ मतलब कि शायद साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल पे देखा जा सकता था, पर ये चाइना के अंदर दिखाई देता है। RRO प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा सही से तो मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं हमारे MC को कॉल आता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को इसका कॉल पिकअप करके इसको बतला देना चाहिए कि मैं इसके बारे में क्या फील करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड का होता है जो होता है साउमिंग। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करते हुए सोचा होता है कि उसने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया, उसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने के लिए मुझे धोखा दे दिया और मुझे मार दिया, मतलब कि वो डाओलोंग के साथ में मिलके मुझे जान से मार दिया। और वो इस बात को सोचते हुए कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से इसके साथ में ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक बात वो सोच लेता, कहता है कि ठीक है अब मुझे जल्दी से इसको काम को फिनिश कर देना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं हमारा MC उस कॉल को पिकअप कर लेता है। फिर पिकअप करते हुए बोलता है, हम बोलने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं कि वो साउमिंग होती है वो कह रही होती है मोमो आखिरकार तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा क्या काम खत्म हो चुका है क्या, तुम ओवर टाइम कर रहे हो अभी ऑफिस है उसके अंदर, तुम आसमान के अंदर देखो, आसमान के अंदर अरोरा है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जल्दी से देख लो आसमान के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम लोग देखते हैं जो साउमिंग होती है वो फ़ोन पे ये बोल रही होती है, हमारा MC बोल रहा होता है कि नहीं अभी मैंने ओवर टाइम नहीं कर रहा, मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल चुका हूँ। तो बोल रही होती है ठीक है क्या तुम मेरे पास में आ सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं वो उससे कुछ और बोल पाती, हम लोग हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साउमिंग मैं तुम्हारे साथ में अब ब्रेकअप करना चाहता हूँ, चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करता हूँ, अब मुझे को कभी भी दोबारा कॉल मत लगाना। और यही बोलते हुए वो उसके कॉल को काट देता है और कॉल को काटने के तुरंत बाद ही वो उसके जो नंबर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जाने लगता है अपने घर की ओर को और वो बोल रहा होता है कि मुझे एक चांस मिला है, मैं उस चांस को कभी भी बर्बाद नहीं जाने दूंगा। इसी लड़की के चक्कर में पास्ट लाइफ में मेरा जो हाल हुआ था बुरा, और वो अपने मन में सोचा होता है इसी लड़की की वजह से मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मारा गया था, अगर मैंने इसके साथ में जो मतलब कि अगर मैं इसको अपने गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाता तो मेरे साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये बात जब वो सोचे जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो एक ब्रिज के पास में पहुंच चुका होता है, बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि रात के 12 बजने वाले होते हैं, बोल रहा होता है कि चलो जल्दी चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ लोग मतलब कि जो कुछ एरियाज होते हैं वो और भी ज़्यादा बर्फ़ में जाने लग जाते हैं, मतलब कि जैसे कि एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे और भी ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग गई, जिस वजह से वो और ही जल्दी मतलब कि जो आइस एज था उसके अंदर और ही जल्दी चला गया। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सोचा होता है वहीं दूसरी तरफ लोग अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, क्या पता अभी मेरे को ये सारी चीज़ों का सोचने का टाइम नहीं है,
मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे जल्दी से यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर अब वो सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से जाके जो ग्रोसरी स्टोर है और जहाँ पे आसपास में जितने भी स्टोर हैं उनसे खाना पानी और जो फ्यूल है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर वो हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी के पास में एक गन होती है। बोल रहा होता है कि मेरे पास में गन है, इसका मैं यूज़ ज़रूर करूँगा अगर मेरे ऊपर कोई भी अटैक होता है तो। और हम लोग देखते हैं कि वो जा रहा होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसकी गन को नोटिस कर लेता है और नोटिस करते हुए बोल रहा होता है, हे तुम आखिरकार कहाँ पे जा रहे हो और तुम्हारे पास में ये गन कहाँ पे है। और हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बात को इग्नोर मारते हुए आगे जा रहा होता है हमारा एमसी। तभी वो बोलता है कि ये तुम वहाँ पे आगे मत बढ़ो, वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें शूट कर देंगे। और वो अपनी गन को निकालने लग जाता है। वहीं दूसरे तरफ उसका साथी भी आ जाता है, बोल रहा होता है जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। बोल रहा होता है कि आपको ज़रूर से गलतफहमी हुई है, मैं अपना आईडी कार्ड आपको दिखा सकता हूँ। वो बोल रहा होता है पहले अपने हाथ ऊपर कर लो, अगर तुमने कुछ भी मूवमेंट किया तो हम लोग तुम्हें ज़रूर से मार डालेंगे। और हम लोग देखते हैं उसका दूसरा बंदा होता है, वो है ना हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर रहा होता है कि हम लोगों को एक वो कहता है अजीब बंदा मिला है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी हाथ ऊपर करते हुए कह रहा होता है कि मैं अपने जो आईडी कार्ड है उसका वो लाना तो भूल गया हूँ, पर मेरे फ़ोन में उसका फ़ोटो है, तो आप ज़रूर से मेरे फ़ोन को चेक कर लीजिए। पुलिस ऑफिसर रिपीट करता है, कहता है कि तुम उधर ही रहो और तुम अपने हाथ और पैर को मूव मत करो वरना हम लोग तुम पे शूट कर देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं वहीं पे दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर होता है, वो कह रहा होता है कि वो ज़रूर से अपने बैग में से वेपन को निकाल रहा है, तुम अब भी वहाँ से मत हिलो। और हमारा एमसी बोल रहा होता है ऑफिसर तुम्हारा ज़रूर से यहाँ पे गलतफहमी हुई है, मैं एक नॉर्मल एक वर्कर हूँ जो ऑफिस में काम करता है, मैं सिर्फ अपना आईडी कार्ड निकाल रहा हूँ बैग में से। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने मोबाइल को निकालने लग जाता है जो उसके बैग के अंदर होता है। और वो हम लोग देखते हैं जो दूसरा पुलिस वाला होता है ना, वो उसको है ना कह रहा होता है कि ज़रूर से वो वेपन निकाल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हुए उसके ऊपर शूट कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो बुलेट हमारे एमसी की तरफ आने लग जाती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे सेठ मैं इस बार भी ऐसे नहीं मर सकता। और हम लोग देखते हैं कि उसको फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है कि ये मेरा दूसरा चांस है, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं मरने सकता, मैं इस बार बिल्कुल भी ऐसे नहीं मरूंगा। और वो बोल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके जिंदा रहना होगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी उसकी जो लेफ्ट वाली आई होती है वो ग्लो करने लग जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके आसपास में ब्लू और अपेयर हो जाता है और उसकी जो मूवमेंट स्पीड होती है, जो बुलेट शूट हुई होती है उसकी, वो स्लो हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि उसको सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो सबको स्लो दिखाई दे रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो बुलेट भी स्लो मोशन में आ रही होती है हमारे एमसी की तरफ में। वो एमसी उसको बिल्कुल आसानी से देख सकता है और बोल रहा होता है कि ये मेरे साथ में क्या हुआ, क्या ये मेरी एबिलिटी है कि मैं अपने टाइम मतलब कि जो टाइम है उसको स्लो कर सकता हूँ। और अब वो हम लोग देखते हैं कि वो उस बुलेट को अपने मतलब कि डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने पास्ट लाइफ में जो अभी के लाइफ में आऊँगा तो मेरे पास में एक एबिलिटी भी होगी। मेरे लिए अच्छा है कि मेरे पास में एक एबिलिटी है जिससे मैं आसानी से किसी भी मॉन्स्टर या फिर दूसरी चीज़ों से डील कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है कि उसने वो गोली से बच गया, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मुझे लगता है कि वो ज़रूर से एक चोर होगा जो यहाँ से भाग रहा होगा, मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो दूसरी गोली को भी शूट कर देता है हमारे एमसी की तरफ में। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी उसको बुलेट को आते हुए देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये बुलेट इतनी ज़्यादा स्लो आ रही है और ये पुलिस ऑफिसर जरूर से एक पागल है, क्योंकि अगर मैंने कोई वेपन निकाला होता तो मैं उसको अभी तक मैं जिंदा नहीं रहने देता, अगर मैं भी उसके ऊपर शूटिंग स्टार्ट कर देता, वो बिल्कुल ही पागल एक ऑफिसर है। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी उस ऑफिसर के आगे बढ़ने लग जाता है। वहीं पे हमारा जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो उसके ऊपर लगातार शूट करने लग जाता है। हमारा एमसी वो पुलिस ऑफिसर के पास में जाने लगता है जिस वजह से वहाँ पे ठंडक और बढ़ जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो बुलेट का कैप जमीन पे गिरता है तभी वो फ्रीज होने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आता है और उस पुलिस ऑफिसर को एक जोरदार मुक्का मार देता है और वो दूर जाके करता। वहीं दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर तुम इतनी तेजी से यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आखिरकार मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकता, आखिरकार तुम कौन हो। और वो बोल रहा होता है कि ये भगवान बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिरकार ये एक इंसान भी है कि नहीं है, वो अपने मन में सोचा होता है पुलिस ऑफिसर। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा बैड ऐसे लग रहा होता है और वो उस ऑफिसर से मतलब कि बच के निकल जाता है वहाँ से। और वो कह रहा होता है कि मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। जो पुलिस ऑफिसर होता है
है वो अपने मन में सोचा होता है कि आखिरकार मैं जो हेडक्वार्टर में उसमें क्या रिपोर्ट करूं कि जो सस्पेक्ट है वो भाग चुका है और जो पुलिस ऑफिसर है उसकी भी गन वो खो चुकी है। और वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकता कि वो सस्पेक्ट ऐसे तरीके से यहाँ से भाग गया। अगर मैं ये बात बाद में मैं बताता भी हूँ तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। और वो बोल रहा होता है आई रिपीट, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसकी गन खो चुकी है और जो सस्पेक्ट है वो यहाँ से भाग चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्रीट होती है, वहाँ से हमारा एमसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकता कि वो आखिरकार इतनी तेज़ी से कैसे मूव कर सकता था वो सस्पेक्ट। और हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकल चुका होता है और वो अपनी बिल्डिंग के पास में पहुँच चुका होता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी अपने बिल्डिंग के जो घर होता है उसके अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है कि मैं बाल बचा, अभी नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। और हमारा एमसी हाँफते हुए घर के अंदर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी उस मेमोरी को याद करने लग जाता है जहाँ पे उसने फाइट की थी। और वो सोचा होता है कि आखिरकार कैसे मैं अपने जो आसपास की चीज़ें को स्लो मोशन में देख सकता था और मैं इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर में एक मुक्के को भी डॉच नहीं कर पाया। और वो उसको मेरी पावर थी वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। मैं क्या ये सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये बिल्कुल ये एक रियलिटी है। आखिरकार मेरे पास में ये पावर आई तो आई कैसे, मुझे नहीं पता। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी के पास में जो पुलिस ऑफिसर होती है उसकी गन होती है और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो उस गन को वो सामने वाले मिरर की तरफ पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे इसको शूट करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो उस गन को शूट कर देता है और शूट करने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग देखते हैं हमारे एमसी की जो लेफ्ट आई होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो उस बुलेट को अपने जो लेफ्ट हैंड होता है उससे पकड़ लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने जगह से मूव होकर वो उस गोली को पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल ही एक रियलिटी है, क्योंकि अगर ये सपना होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और वो बोल रहा होता है ये बुलेट मेरे हाथ में है, ये प्रूफ है कि मैं ये मेरी पावर्स है, जो मेरे हाथों मतलब कि ये पावर्स है, ये बिल्कुल ही रियल हैं। अगर मैं इस पावर्स के साथ में अपने जो मतलब कि उस कंडीशन में भी जाऊँ ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता हूँ अब मैं। और तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी नोटिस करता है उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी होती है। बोल रहा होता है कि आखिरकार क्या मेरे को लग रहा है कि मेरा शरीर का जो टेम्परेचर है वो पहले से ज़्यादा गिर चुका है या फिर मेरे पास में जो एबिलिटी की वजह से यूज़ करने की वजह से मेरा आधा शरीर जम गया था, या फिर मेरा जो स्पीड है उसकी वजह से ही मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हो सकता है कि मेरे ऊपर बर्फ़ जम गई हो। और वो बोल रहा होता है कि मैं सुपरसोनिक एयरप्लेन की तरह मूव कर सकता हूँ या फिर शायद उससे भी ज़्यादा तेज़, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तेज़ मूवमेंट कर रहा था कि मैंने एक गन की बुलेट थी उसको भी आसानी से पकड़ लिया था। और हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि ये स्पेशल एबिलिटी से मेरे पास में है जो मेरे पास में पास्ट लाइफ के अंदर नहीं थी, पर मैं इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छे से यूज़ करूँगा और मैं इसका रिवेंज भी लूँगा उस बंदे से जिसने मेरा पास्ट लाइफ में मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया था। और वो एक स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि इस बार मैं ज़रूर से बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करूँगा या फिर मैं ही अकेला सर्वाइव कर पाऊँगा। वो ये अपने मन में बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस एबिलिटी के साथ में मैं मॉन्स्टर से भी डील कर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके दरवाज़ा नॉक होने लगा। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आखिरकार कौन है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है, आखिरकार कौन हो सकता है जो देर रात तक मुझे देखने के लिए आया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने लैंड लेडी होती है जो मतलब कि इस बिल्डिंग की ओनर होती है। बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे किसी गन के शूट होने का आवाज़ आया, तो ये वो बोलता है कि आपको ज़रूर से कोई ना कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गन शूट नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई गन का यूज़ करता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता। और वो बोल रहा होता है कि आपको ज़रूर से यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे सोने चला जाना चाहिए। तो वो बोल रहा होता है कि आपको ज़रूर से कोई ना कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो वो बोल रही होती है ज़रूर से आसपास में कहीं ना कहीं रोबोट्स आए होंगे, जिस वजह से मेरे को लगा कि यहाँ पे बुलेट शूट हुई है, मतलब कि गन फायर हुई है। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर से यहाँ पे आसपास में जो सुपरमार्केट है उधर ही कहीं चोरी हुई होगी। और तभी हम लोग देखते हैं वो लैंड लेडी होती है, वो बोल रही होती है कि तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रही हूँ, और वो बाय बोल के वहाँ से जाने लग जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मिस फैंग अपना ख्याल रखना, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत हो जाए। तो वो बोल रही होती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अपना ख्याल रख लूँगी। और वो अपने घर के अंदर चली जाती है और हमारा एमसी भी अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। बोल रहा होता है कि मैं बाल बचा गई, नहीं तो मैं तो अपने मतलब कि जो मैंने बुलेट फायर की थी उस वजह से वो बहुत बड़ी
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। मैं बाल बाल बच गया। और तभी वो सोचने लगता है कि मुझे सुपरमार्केट से अपनी एबिलिटी के साथ में बहुत सारी चीज़ों को ले आना चाहिए जिससे मैं आइस एज के वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सकूँ बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक ईजी स्माइल रखता है और बोलता है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए और जल्दी चीज़ों को लेके आना चाहिए। और हम लोग एक ग्रोसरी स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि एक कैमरा भी लगा होता है। तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी उसके अंदर जाता है और सारी की सारी चीज़ों को देखने लग जाता है। और वहीं दूसरे पल के अंदर हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और कैमरा भी उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और हम लोग देखते हैं जो ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो लड़की होती है वो वासी लेने लग जाती है लेट नाइट तक काम करने की वजह से। और हम लोग देखते हैं कि हाँ अचानक से वो बिल की जो मशीन होती है वो अचानक से काम करने लग जाती है जिस वजह से उसमें से बहुत लंबी चौड़ा बिल निकलता है। वो बोल रही होती है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, आखिरकार ये हुआ क्या। और वो सोच रही होती है कि आखिरकार इस मशीन को क्या गलत है और वो सारे के सारे बिल को देखने लग जाती है। बोल रही होती है कि आखिरकार इतना बड़ा बिल कैसे मौके तो कैसे निकल सकता है। हम देखते हैं हमारे एमसी ने उस बिल के ऊपर लिखा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा जो कुछ भी मैंने किया है। और उस पर यह भी लिखा होता है कि तुम्हें जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाना चाहिए और उधर ही रहना चाहिए और तुम घर से ना ही निकलो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये उस पर लिखा होता है हमारे एमसी ने। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है आखिरकार यही सारी चीज़ें इस पर किसने लिख दी और आखिरकार ये मतलब कि ये बिल कैसे निकला। तभी हम लोग देखते हैं वो सोच ही रही होती है तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास में जितना भी पैसा है वो सबको सब हमारे दे दो। और हम देखते हैं कि उसके पास में गन भी होती है और हम लोग देखते हैं कि वो उसको गन पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी चलो और मेरे को जितना भी पैसा है यहाँ पे सारा का सारा पैसा मेरे को दे दो। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं इतना ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ क्योंकि यहाँ पे एक और मतलब कि जो रॉबर्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा। और वो बोल रही होती है कि ठीक है मैं यहाँ पे जितना भी पैसा है मैं आपको देती हूँ। तभी वो बोल रहा होता है कि जल्दी करो मेरे पास में टाइम नहीं है, सारा का सारा पैसा बैग के अंदर डालो और मेरे को दे दो। और सारा का सारा बहुत चिल्ला के बोल रहा होता है। उसके साथ में एक और बंदा होता है जिसके पिंक बाल होते हैं और ग्रीन बाल वाला बोल रहा होता है चिल्ला के जल्दी करो। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा आने लग जाता है, हमें पता नहीं कि वो बंदा है कि कुछ और है। तो हम लोग स्टोर से आवाज़ सुनते हैं कि जल्दी कर कुतिया। और हम लोग देखते हैं कि तभी वो गन होती है वो फ्रीज होने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं जो गेट होता है ग्रोसरी स्टोर का वो टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर का जो गेट टूटने की वजह से ग्रीन बाल वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि आखिरकार जितनी ज़्यादा ठंड क्यों महसूस होने लग गई अचानक से। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो पिंक वाला बंदा बोल रहा होता है कि दरवाजे की तरफ देखो उधर क्या है। और वो भी देखता है तो वो शौक हो जाता है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका होता है। और हम लोग देखते हैं कि ग्रीन वाला कह रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है, आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। बोल रहा होता है डैमेज मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। जो पिंक वाला बंदा होता है वो उसकी तरफ बुलेट को शूट करने लग जाता है बिना रुके। और हम लोग देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसके तरफ गोलियां लगने लग जाती हैं पर हम लोग देखते हैं उसका कुछ भी नहीं हो रहा होता। और आप लोग देखते हैं जो ग्रीन वाला मॉन्स्टर वो कहते हैं इंसान होता है वो उसके ऊपर बुलेट शूट कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मर क्यों नहीं रहा, क्या ये मॉन्स्टर इनविंसिबल है। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो ग्रीन वाले बंदे को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि उसने उस ग्रीन वाले बंदे को पकड़ लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो ग्रीन वाले बंदे की स्किन को वो कहते हैं खींच के निकालने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके सिर के जो स्किन होती है उसको निकाल लेता है और वो हंस रहा होता है मॉन्स्टर। और हम लोग देखते हैं कि वो ग्रीन वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और वहीं जो लड़की होती है ग्रोसरी स्टोर की वो उसकी सारी की सारी चीज़ों की पिक्चर ले रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि उसने सारी की सारी पिक्चरों को अपलोड कर दिया होता है। वो सारी की सारी फोटो को पोस्ट करने के बाद में वो सारी की सारी फोटो को पुलिस ऑफिस में मतलब टैग कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि जल्दी से कोई ना कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। और हम लोग देखते हैं पुलिस ऑफिस का सीन जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आखिरकार कौन है जो लाइव स्कीम कर रहा है। आजकल के जो यंग पीपल हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कि ऑनलाइन में बिजी हो चुके हैं, मतलब कि जो स्ट्रीम या फिर शॉर्ट वगैरह या फिर यूट्यूब में बिजी हैं और वो सब यूट्यूब में ही घुसे रहते हैं। वहीं दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें शॉर्ट वीडियो नहीं देखनी चाहिए, तुम्हें अपने काम पे काम करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि ठीक है। और तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे जो भी नेटवर्क होते हैं जो मोबाइल के जो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। और वो बोल रहा होता है आखिरकार क्या हुआ, इमरजेंसी हो चुकी है क्या, मोबाइल नेटवर्क वगैरह है वो काम नहीं कर रहे। और वो बोल रहा होता है पता नहीं आखिरकार मोबाइल नेटवर्क के साथ में क्या गलत हुआ है जिस वजह से यहाँ पे जो इंटरनेट है और जो मतलब कॉल वगैरह है इस सब की सुविधा यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं। तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है हम लोगों को जो भी यहाँ पे रिपोर्ट
रिपोर्ट्स आई उन पे ध्यान देना चाहिए। तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे वो अपने घर पे आ चुका होता है और बोल रहा होता है कि मुझे अपने घर की जो भी सिक्योरिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे पता है जो आईसीएस का वर्ल्ड होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और उसमें घर में जो बाकी लोग होंगे वो आके तुम्हारा खाना भी चुरा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें जान से भी मारने का ट्राई कर सकते हैं तुम्हें खाने की तरह यूज़ करने के लिए। और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी ये सोचा होता है, कह रहा होता है कि ये सब स्टार्ट होने वाला है तो मुझे इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि धीमे धीमे करके जो यहाँ पे जो बाहर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरने लग जाती है और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे अचानक से यहाँ पे जो क्या होता है स्नोफॉल कैसे हो सकती है, आखिरकार यहाँ पे जो न्यूज़ है उसमें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया था। और वहीं पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोडों पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर चढ़ चुकी होती है बर्फ़ की, जहाँ पे चारों ओर मतलब कि जो रोड वगैरह होती हैं वो आधे ज़्यादा टाइम मतलब कि ब्लॉक हो चुकी होती हैं, क्योंकि उन सब के ऊपर मोटी बर्फ़ की चादर चढ़ चुकी होती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि अभी तक सिर्फ 1 ही घंटा बीता है और 1 घंटे के अंदर ही सिर्फ इतनी ज़्यादा मोटी मतलब कि बर्फ़ की जो चादर है वो चढ़ चुकी है। वो बोल रहा होता है कि धीमे धीमे करके और भी ज़्यादा बर्फ़ बढ़ती जाएगी और लोग है ना धीमे धीमे करके और भी ज़्यादा मरना स्टार्ट कर देंगे। जो नॉर्मल लोग होंगे वो तो पता नहीं मतलब कि बहुत ही जल्दी हुए ही लोग मरेंगे, और यहाँ तक कि जो गैंगस्टर होंगे वे एक दूसरे के घर में चोरी तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो बोल रहा होता है कि मुझे सब की तैयारी कर लेनी चाहिए और यहाँ पे सिविलियंस भी मतलब कि एक दूसरे को मारने से पीछे नहीं हटने वाले। और तभी हम लोग देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो उसके बारे में चेक करो आखिरकार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से यहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह है वो मतलब कि उसको टाइट कर लेना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जो मतलब कि जो सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे जो आइस यहाँ पे गिर रही है वो अभी भी नॉर्मल होने वाली है, मतलब कि कुछ टाइम तक तो ऐसा चलेगा ही। वो बोल रहा होता है कि उन लोगों को ये नहीं मालूम कि आइस स्टार्ट होने के बाद में ये लोग बहुत ही ज़्यादा तड़पने वाले हैं, पर इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिनों तक की बात है। और ये मतलब कि ये नरेटर होता है वो बता रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपने लैब में बैठ रही होती है और एक सिगरेट को फूंक रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे कोई भी पेशेंट नहीं मिला, यहाँ पे अभी भी कोई भी पेशेंट नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को जो वहाँ पे ड्रिलिंग का काम कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ मुझे सारे के सारे काम को कर लेना चाहिए जिससे मुझे बाद में इन फ्यूचर कभी भी फूड की सप्लाईज की मतलब कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे ही ग्रो करके खा सकूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ काम को कर रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डाओ लॉन्ग को देखते हैं। डाओ लॉन्ग वहाँ पे अपनी सिगरेट फूंकते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग जल्दी से अपने उस काम को कंप्लीट करो। और हम लोग देखते हैं कि उसके लोग किसी बंदे को मार रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं उस बंदे को बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें इस बारे में नहीं मालूम। और तभी वो अपने जैकेट में से अपना फोन निकालता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं फोन के अंदर उस बोल रहा होता है जो बंदा होता है वो पिट रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी जो डॉटर है उसके साथ में मजे कर लिए हैं। और वो बोल रहा होता है कि जो डॉटर वो बॉस की डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है घपाघप के लिए। तो आई डोंट नो कि कुछ लोग इसके लिए ऑफेंड भी हो सकते हैं, मैंने इस शब्द का यूज़ किया, या फिर तुम मजे कह सकते हो। ठीक है मैं मजे बोलूँगा, मैं घपाघप नहीं बोलूँ। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पे करना होगा और तुम्हें यहाँ पे मैं जिंदा जला डालूंगा। और वो जो डाओ लॉन्ग होता है वो उस बंदे से बोल रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि जो मेरी डॉटर के साथ में किया है ना तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे जरूर से तुम्हारा गला काट दूंगा। और वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके हाथ को आगे करता है और हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ पे वो चाकू मार देता है और हारने के बाद में हम लोग आवाज़ को सुन सकते हैं उसके चिल्लाने के बाद में। फिर वो बोल रहा होता है 1 2 3 4 5 6 इसको जोड़ के मेरी ये 6वीं उंगली हो गई। और हम लोग देखते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों की उंगलियों को काट के अपने कलेक्शन में लगा के रखा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरा 6वां जो विक्टिम है इसको मैंने मारा है और इस मतलब कि जो इसने अब किया है उसके लिए तो इसको वो पे तो करना ही होगा। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में एक बंदा आता है, बोल रहा होता है बेटा डाओ लॉन्ग आप मतलब कि अब क्या किया जाए, इसको जला दिया जाए सीधा। तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है इसको फट्टी में फेंक दो, जो अपार्टमेंट का जो हीटर वाला चैम्बर है उसके अंदर इसको फेंक दो, इसके अंदर इसको जला देना जिससे किसी को भी एविडेंस नहीं मिलेगा कि यहाँ पे किसी बंदे की मौत हुई है। बोल रहा होता है कि ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है, बोल रहा होता है कि
तुम मेक श्योर करना कि इसके बारे में किसी और को भी ना पता चले। तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है सर, हम लोग ऐसा ही करेंगे, मतलब कि बॉस। और हम लोग देखते हैं कि उसके बंदे उसको एक वो भट्टी के अंदर डाल देते हैं। वही हीटर होता नहीं है, उसके अंदर आप लोग लकड़ियों को जला के, मतलब कि जो बिल्डिंग होता है उसको गर्म करते हैं, वैसा ही ये लाश को यूज़ करने वाला है, जिससे कोई भी किसी को भी एविडेंस ना मिले कि यहाँ पे किसी की लाश यूज़ हुई है या फिर लकड़ियों का यूज़ हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि हाँ, हम लोगों ने इसको भट्टी के अंदर डाल दिया है, आप जल्दी से इसको स्टार्ट कर दो, जिससे इसकी बॉडी इधर ही जल के खाक हो जाए। हाँ, वो बोल रहा होता है कि ठीक है, हम लोगों को बात कम करनी चाहिए, उसको काम जल्दी से फिनिश कर देना चाहिए। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ चलो अब जल्दी शुरू करो। और तभी हम लोग देखते हैं उस भट्टी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो बंदा उधर ही जाके गिरता है और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि आखिर क्या गलत है। और तभी हम लोग देखते हैं वो उस बंदे के पास में आता है और कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, आखिर उधर ब्लास्ट किस चीज का हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने सामने देखता है और दूसरा बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की ओर, जहाँ पे उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया होता है। बोल रहा होता है कि मेरे जो प्लान है उसके हिसाब से मैं चलूँ तो आराम से मैं इस ISS के वर्ल्ड के अंदर भी मेरे को ज़्यादा सरपार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने प्लान के अनुसार यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांट कर दिया है। अगर ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट में फूड यहाँ पे मिल जाएगा और मेरे को बाहर जाके कोई भी मतलब कि फूड सप्लाई से उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वो अपने मन में कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास में इनफ फूड सप्लाईज है कि मैं कुछ महीनों तक बाहर बिना जाए अपने ज़िंदगी को आराम से गुजार सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि अगर मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुली काम करता है तो मैं आराम से इस रूम के अंदर ही जीवित रह सकता हूँ बहुत समय तक के लिए। और वो कह रहा होता है कि मैंने अपने रूम को ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो मैं मेरा जो रूम है वो प्रॉपर सर्वाइविंग रूम बन जाएगा और मेरे को कोई भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपने मोबाइल का जो टाइम है उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ 22 घंटे 19 मिनट ही बचे हैं इस पूरी दुनिया को जमने में, तो मेरे को जितना भी टाइम बचा है उसको मेरे को यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली। और वो ये सब बोल रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है, तभी वो उसका घर का दरवाजा है वो नॉक होने लग जाता है। तभी वो बोल रहा होता है कि आखिरकार कौन है जो इतनी देर रात तक मेरे दरवाजे को नॉक कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं, तभी वो अपने दरवाजे को खोलता है और तभी वो अपने सामने एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उसके साथ में एक और गार्ड होता है। और हम देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मूचैन कि मैं आपको इतनी देर रात के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा होता है कि आखिरकार आपको मेरे से क्या काम है। तो हम लोग देखते हैं कि वो उसको बताने लग जाता है कि जो हमारे बिल्डिंग का जो हीटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, तो हम लोगों को उसको फिक्स करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। वो अपने मन में सोचा होता है मूचैन कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आखिरकार इस लाइफ के अंदर मेरे को क्या हो रहा है। ज़रूर से ये बटरफ्लाई इफेक्ट है जिस वजह से यहाँ पे जो मेरे आने की वजह से ये छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है मूचैन। और हम लोग देखते हैं कि वो रेडी हो जाता है तो उसकी मदद के लिए। तो वो बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप रेडी हो चुके हैं मेरी मदद करने के लिए। अपने रूम के डोर को लॉक करते हुए कहता है कि चलो अब हम लोग को चलना चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार वो हीटिंग सिस्टम है वो किस रूम के अंदर है। तो वो बोल रहा होता है कि वो नीचे के साइड में है। और हम लोग देखते हैं कि वो नीचे के साइड में जाने लग जाते हैं और वो याद कर रहा होता है कि आखिरकार जो लैंडलेडी है उसने उससे क्या कहा था। उसकी लैंडलेडी ने कहा था कि जो बॉइलिंग मतलब कि जो हीटिंग सिस्टम वाला रूम है उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना, क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम उसमें दुर्घटना होती रहती है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना चाहिए क्योंकि ये लेडी ने बोला था मेरे से। और वो बोल रहा होता है कि मेरे को जो बहुत संभल के रहना है। ये सब बात अपने मन में बोल ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसको हमारे मूचैन को बुलाने लग जाता है। बोल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आखिरकार हम लोगों को चलना चाहिए रूम के अंदर। हम लोग देखते हैं वो लोग रूम के अंदर चले जाते हैं और वो रूम के अंदर चेक करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या खराब है। तभी हम लोग देखते हैं कि मूचैन यहाँ पे चारों ओर देखने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या खराब है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आधे वो क्या होता है 2-3 चीज़ें होती हैं वो टूटी हुई होती हैं। बोल रहा होता है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें टूटी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक फैला हुआ है, आखिरकार ये स्मोक किस चीज़ का है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को चेक करने लग जाता है मूचैन। और हम लोग देखते हैं उसको वहाँ पे ब्लू कलर का एक लिक्विड मिलता है। बोल रहा होता है कि आखिरकार ये लिक्विड क्या है। और तभी हम लोग देखते हैं जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पीछे कुछ हैंड्स अपेयर होते हैं। बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग कुछ मिला के आखिरकार यहाँ पे क्या खराब है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो हैंड्स जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका सिर को ताली मार के कुचल देता है। और हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है। बोल रहा होता है कि मुझे बड़ा होना है वापस से। वो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी बॉडी को वो मॉन्स्टर खा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है। वहीं दूसरा सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में कैसे
कैसे फंस गया। और वो बहुत ही यार डरा होता है कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा होता और उसके सामने ही वो मॉन्स्टर आ जाता है, उसको मारने ही वाला होता है। तभी हमारा एमसी अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है और अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड की मदद से उस सिक्योरिटी गार्ड को बचा लेता है। और हम लोग देखते हैं कि जो उसने ताली मारी उससे वो बच जाता है वो सिक्योरिटी गार्ड, और हमारे एमसी ने उस सिक्योरिटी गार्ड को बचा लिया होता है। और हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड को वो बचा के उस रूम से बाहर ले जाने लगता है और बोल रहा होता है कि पहले से मुझे इस रूम से बाहर निकलना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उस डोर की ओर जाते हुए कह रहा होता है कि हमारा एमसी उस डोर के ओर जाने लग जाता है और निकलने का सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो डोर है वो ओपन है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है जिससे मैं इजीली यहाँ से भी निकल सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसको खाने ही वाला होता है। तभी हमारा एमसी अपनी स्पीड को बूस्ट करने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर होता है वो हमारे एमसी के बहुत ज़्यादा पास में आ जाता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है डैम इट। इसी के ऊपर उसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। वहीं पे वो ओल्ड मैन झाओ को अपनी पीठ के ऊपर रख के भाग रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अगर मैं ओल्ड मैन झाओ को ऐसे ही पीठ पे रख के कैरी करता रहा तो मैं जरूर से मारा जाऊंगा। और वो फैसला करता है कि वो ओल्ड मैन झाओ को इस कमरे से बाहर फेंक देगा और वो इसके लिए अपने मन के अंदर माफ़ी भी मांगता है। और हम लोग देखते हैं कि वो दरवाजे की तरफ जल्द ही अपने ओल्ड मैन झाओ को फेंक देता है पूरी ताकत से, और जिस वजह से ओल्ड मैन झाओ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इस रूम से बाहर नीचे जाके गिरते हैं। और नीचे गिरने के बाद में हमारा एमसी उसी मॉन्स्टर की तरफ देखने लग जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसने अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज किया होता है क्योंकि वो बाल बचा होता है। तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ देखने लग जाता है बड़ी बड़ी आंखों से और वो हमारा एमसी उसको देखने के बाद में कहता है कि अगर मैं ओल्ड मैन झाओ के साथ में अभी भी यहाँ पे होता ना तो जरूर से मैं मारा जाता। और वो कहता है कि अब ऐसे भी ओल्ड मैन झाओ को मैंने सेफ जगह पे पहुँचा दिया है तो अब मैं इसको कैसे भी करके हैंडल कर सकता हूँ अपनी सुपर पावर एबिलिटी की मदद से। और वो कहता है कि अगर मैं अपनी जो सुपर सोनिक स्पीड को यूज़ करते हुए इसके ऊपर कोई अटैक करूँ या फिर बुलेट जैसा कुछ शूट करूँ तो ज़रूर से ये मारा जा सकता है। और हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने हमारे हीरो के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर रहा होता है। वही हमारा हीरो अपनी सुपर सोनिक स्पीड के साथ में उसके अटैक से डॉज कर लेता है। वो कह रहा होता है कि सच में जो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, अगर मेरे पास में एबिलिटी ना होती तो मैं कब का मारा जा चुका होता। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ओल्ड मैन झाओ जैसे लोग, नॉर्मल जैसे लोग हैं, वो इसके सामने सर्वाइव नहीं कर सकते। और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब चाहे ऐसा भी हो। और वो अपने सामने कुछ पत्थरों को देखता है और उसको उठाने के बारे में सोचता है कि अगर वो इस पत्थर को एक बुलेट जैसा शूट करे, मतलब कि सुपरसोनिक स्पीड का यूज़ करते हुए उसके ऊपर थ्रो करे तो ज़रूर से जो मॉन्स्टर है वो मारा जाएगा। और वो कहता है कि अपने मन के अंदर कि वैसे तो मैंने इस चीज़ को कभी भी ट्राई तो नहीं किया पर मैं इसको ट्राई करके ज़रूर देखूंगा क्योंकि इसके ऊपर मेरी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर मैं इसके अंदर सक्सेसफुल रहता हूँ, मतलब कि इससे मैं इस मॉन्स्टर को मारने के लिए सक्सेसफुल रहता हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। और वो उसको उस पत्थर को एक बॉल जैसा थ्रो करने लगता है और वहीं पर वो मॉन्स्टर होता है वो अपने हैंड के साथ में हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उससे पहले हमारा एमसी अपनी सुपरसोनिक का यूज़ करते हुए उसके ऊपर उस पत्थर का थ्रो कर देता है। तो अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर के अंदर एक बड़ा सा होल हो चुका होता है और वो अपने मन के अंदर बोलता है हमारा एमसी कि मुझे लगा नहीं था ये कॉम्बो इतना ज़्यादा डेडली निकलेगा। और वो अपने मन के अंदर बोलता है कि मेरा जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको मैं इस तरह यूज़ कर सकता था, मुझे लगा नहीं था। फिर वो कहता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो आगे बढ़ पाता है उससे पहले ही उसके मुँह से ब्लीडिंग होने लग जाता है, मुँह से खून निकलने लग जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद में वो कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ में क्या गलत है और मेरी खून का कलर ब्लू कैसे हो सकता है, आखिरकार मेरी बॉडी के साथ में क्या गलत चीज़ हो गई है जिस वजह से मेरे खून का कलर ब्लू हो गया है। और ये सब कह ही रहा होता है तभी उसके मुंह से खून की उल्टियाँ वो करने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है और वो उधर ही बेहोश होने लग जाता है। और वो कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये कहते हुए वो बेहोश होने लग जाता है। तभी उसके पास में ओल्ड फैंग आने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सोने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से जल्दी से आपको खड़ा होना चाहिए और अपने अपार्टमेंट में जाकर सो जाना चाहिए। और तभी वो उसको जगाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी नहीं जागता और वो उसको नीचे ले आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे। और वो लोग कह रहे होते हैं कि इसको जल्दी से हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए, नहीं तो इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हमारा एमसी अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और वहाँ पर जो बिल्डिंग की ओनर होती है वो भी उसको हेल्प करा रही होती है उसको हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए। वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ रखी होती है। तभी वहाँ से डाओ लॉन्ग भी निकलता है और उससे टकराने के बाद में ओल्ड फैंग से साइड में निकल जाता है।
शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे ओल्ड फैंग ने हमारे एमसी को उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया होता है। तभी डॉक्टर उसके टेम्परेचर को देखने के बाद में कह रही होती है कि उसके जो बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आखिरकार जिंदा कैसे है। कई यहाँ पे और भी ज़्यादा पेशेंट हैं, पर ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अगल है उन सारे पेशेंट से, क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 10 सेल्सियस है और सेम 10 सेल्सियस के अंदर तो कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ये काफ़ी ज़्यादा ही मेरे ख्याल से कि ये जिंदा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 10 सेल्सियस है और ये जिंदा है। और उसके ब्लड सैंपल को वो कलेक्ट करते हुए कह रही होती है कि उसका जो ब्लड है वो भी ब्लू कलर का है। ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर है और मेरे को ये इरेगुलर ब्लड लग रहा है, मतलब कि ये नॉर्मली ये ब्लड देखने को नहीं मिलता, या फिर इसके ब्लड सेल के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हुई होगी जिस वजह से इसका कलर है ना वो ब्लू हो चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को, जिसकी आंख खुल जाती है और वो अपने मन के अंदर कहने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पे कर के आ रहा हूँ। तभी वो डॉक्टर होती है, वो कह रही होती है कि तुम जाग गए, ओ अच्छा। और तभी वो कह रही होती है हमारे एमसी से कि मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि तुम्हें यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। और तभी वो बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, तो वो बताने लग जाती है कि उसका नाम डॉक्टर एली है और सब लोग उसको डॉक्टर एली कह के बुलाते हैं। वैसे मेरा रियल नेम झैंग है, तुम मुझे डॉक्टर झैंग भी बोल सकते हो। और फिर बाद एमसी से बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे बताना चाहोगे जो तुम्हारी बॉडी के साथ में ये गड़बड़ हो रखी है वो आखिरकार हो कैसे रखी है, और जो तुम्हारी बॉडी के साथ में जो म्यूटेशन हुई है वो हो कैसे रखी है, तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी बताओगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ तुम्हारी जो स्टोरी है वो सुनने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लोकिन की तरफ, जहाँ पे -29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका था। और फिर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी 0 डिग्री तक ठंड पहुंच जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमारा ह्यूमन सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और हम लोग मर जाते हैं। और हमारी बॉडी की लिमिट सिर्फ 13.7 सेल्सियस तक ही सहने की है, मतलब इससे ज़्यादा ठंड हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती। अगर हमारी बॉडी को इतनी गर्मी नहीं मिलती है तो हम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट का जो सेल्सियस है वो -29 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिस वजह से ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा जल्दी मरे जाएंगे और बहुत काफ़ी कम लोग जिंदा बचेंगे इस दुनिया के अंदर। शिफ्ट होता है हमारे एमसी की ओर, जहां पे हमारे एमसी का थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर को नापा जा रहा होता है, जहां पे उसका टेम्परेचर 11.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस वजह से वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। तभी डॉक्टर झाओ बोलती है कि ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि तुम जिंदा हो। वो मन के अंदर बोल रहा होता है कि ये जरूर मेरी एबिलिटी की वजह से होगा, इसलिए मैं इतने कम टेम्परेचर पे भी जिंदा हूँ। फिर हमारा एमसी अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि मेरे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम की कमी है और मुझे जल्दी से अपने प्लान को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। और वो वहाँ से जाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी डॉक्टर झाओ कुछ देखने के बाद में स्माइल करती है। तभी हमारा एमसी वहाँ से नीचे उतर के यहाँ से जाने का ट्राई करता है, पर वो नीचे बर्फ़ की वजह से फिसल के नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो धड़ाम से आवाज़ आती है। डॉक्टर झाओ भी उसकी तरफ देखते हुए उससे बोल रही होती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें वहाँ से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो तुम्हें इस टाइम पर काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर झाओ बोल रही होती है पर कुछ भी हो, मैंने एक बात को नोटिस किया है कि तुम काफ़ी जल्दी हील हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ हैं, शायद से तुम्हारे पास में क्या सुपर पावर हो सकती हैं। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला कि मेरे पास में सुपर पावर हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी उससे उसके ध्यान को बटाने के लिए उससे कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, एक सुपर पावर, आखिरकार मेरे पास में सुपर पावर हो ही कैसे सकती है। तभी डॉक्टर झाओ बोलती है कि तुम एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन स्किल को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वैसे भी मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे पास में कोई ना कोई एबिलिटी या फिर म्यूटेशन तुम्हारे साथ में हुआ है जिस वजह से तुम सर्वाइव कर पाए हो इतने कम टेम्परेचर के अंदर। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। और वैसे भी टेम्परेचर और टाइम मेरे पास में दोनों ही नहीं है, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा टाइम निकलेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरता जाएगा। तभी हमारे एमसी के मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। तभी हमारी जो डॉक्टर झाओ होती है वो कह रही होती हैं एमसी से कि तुम ठीक हो। तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर बोलता है कि ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी जो एक्सेलरेट की एबिलिटी है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मतलब कि जो सुपरसोनिक की स्पीड थी उसका इस बात कर रहा है, वो
उसको अभी एक्सेलरेट बोल रहा है, तो एक्सेलरेट स्किल का वो बात कर रहा है कि वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहा। तो वो बोल रहा है कि वही सब हुआ होगा क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को इंजर्ड कर रखा था और मेरी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। फिर 2:52 MP पे फिर हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पे जो डाओलोंग होता है वो वहाँ पे आने लग जाता है अपने बंदों के साथ में। वो डॉक्टर झाओ के यहाँ पे मिलने के लिए आया होता है और वहाँ पे उसके साथ में उसके 2 चेले भी होते हैं और वे लोग कह रहे होते हैं कि चलिए बॉस। तभी हम लोग देखते हैं कि वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। दरवाजे को नॉक होता हुआ देख के जो डॉक्टर झाओ होती है वो समझ जाती है इस टाइम पे कौन आया होगा, और तभी हमारा जो MC होता है वो अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार अब कौन है, और तभी वो बोलती है कि ये कमीना फिर आ गया। डॉक्टर झाओ कह रही होती है और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर झाओ उससे कहती है कि जल्दी खड़े हो जाओ मेरे हाथ पकड़ के, और तभी हम लोग देखते हैं कि उसने उसको वहाँ पे लेटने के लिए कह दिया होता है कि तुम यहाँ पे लेट जाओ, और वो कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहते हूँ कि तुम कुछ भी मुझसे सवाल मत पूछो इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। डॉक्टर झाओ हमारे MC से बोल रही होती है कि तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी कि तुम बिल्कुल भी हिलने का कोशिश मत करना और तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मर चुके हो, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो दरवाजे को ओपन कर देती है। डॉक्टर दरवाजे को ओपन होते ही डालोंग बोल रहा होता है अंदर आते हुए कि मुझे वैसे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है पर मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे चला आया। और वो बोलती है डॉक्टर झाओ क्या तुम्हें क्या चाहिए, अब जल्दी से बोलो। और तभी हमारा MC अपने मन के अंदर बोलता है कि ये आवाज़ तो मैंने कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही है मुझे। और तभी हम लोग देखते हैं कि डालोंग और डॉक्टर झाओ हमारे MC के पास में आ जाती है और हम देखते हैं कि डालोंग बोल रहा होता है कि इस बंदे को क्या हुआ, आखिरकार तुम इसका ट्रीटमेंट कर रही हो या फिर कुछ और। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा MC अपने मन के अंदर बोलता है ये तो डाओलोंग की आवाज़ है, और डाओलोंग की आवाज़ सुनने के बाद में वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके मन के अंदर एक ही आवाज़ आ रही होती है कि इस बंदे को यहीं पे मार दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डाओलोंग होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे को क्या हुआ। तभी डॉक्टर झाओ बोलती है कि ये तो असल में डेड बॉडी है जी, जिंदा नहीं है, मैं तो सिर्फ इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है। तभी डाओलोंग बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या तुमने इसको प्रॉपरली चेक किया कि ये सच में मर चुका है कि नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो डॉक्टर झाओ होती है वो बोल रही होती है कि मैंने अच्छे से चेक किया है कि ये बिल्कुल ही मर चुका है, क्या तुम मेरी एबिलिटी है उस पर शक कर रहे हो। तभी डाओलोंग होता है एक बड़ी सी कैंची को निकालते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये मरा हुआ है, क्या मैं इसको थोड़ा सा चीड़ फाड़ सकता हूँ, वैसे भी ये मर चुका है। और वो उसके अंदर उस बड़ी सी कैंची को घुसेड़ने वाला होता है डॉक्टर झाओ से माफी मांगते हुए। और तभी डॉक्टर झाओ होती है वो उस पर गुस्सा करते हुए एक जोरदार झापड़ उस पर मार देती है। डॉक्टर झाओ बोल रही होती है क्या तुम मेरी एबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो कि मेरी एबिलिटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उससे डाओलोंग से कह रही होती हैं। तभी हम लोग देखते हैं उसके जो डाओलोंग के चेले चपाटे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे ब्रदर डाओलोंग पे हाथ उठाने की, क्या तो खुद या मरना चाहती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो डाओलोंग होता है वो उन दोनों को चुप करा देता है। फिर डाओलोंग और डॉक्टर झाओ से माफी मांगता है कि उसने ऐसा बिहेव किया उसके साथ में, और उसको अपने लाइटर को निकालते हुए डॉक्टर झाओ की जो सिगरेट होती है उसको जलाने लग जाता है और उससे कह रहा होता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी जो एबिलिटी है उस पर डाउट कर रहा था। फिर डाओलोंग होता है फिर डॉक्टर झाओ के पास में आते हुए उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गलती थी, पर अगली बार ऐसा कुछ भी होता है ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये सब कहने के बाद में उसको बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है और वो कहती है कि नॉनसेंस, तुम ऐसा मेरे साथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, डॉक्टर झाओ बोल रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके जाने के बाद में हमारा जो MC हो वो भी वहाँ से खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना है। डॉक्टर झाओ बोल रही होती है क्या तुम्हें मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं क्या नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा MC अपने मन के अंदर बोलता है जो डाओलोंग है वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि उसने मेरे पहले बार मिलते ही उसने मुझे मारने की कोशिश की, और तो और इस लाइफ के अंदर मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा भी नहीं था, और इस टाइम पे तो ऐसे वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो उसने इस बार भी मुझे मारने की कोशिश की, वो शुक्र है इस लड़की का, इसने मुझे को उस डाओलोंग से बचा लिया, नहीं तो मैं मारा जाता। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उससे अपने कपड़े मांगता है डॉक्टर झाओलोंग से और कहता है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो। सीन शिफ्ट होता है करंट टेम्परेचर ब्लॉकिंग का दिखाते हुए -40 डिग्री तक पहुंच चुका होता है टेम्परेचर। और फिर हम लोग देखते हैं बिल्डिंग का सीन, जहां पे वहीं सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के गीजर रूम पे, जहां पे डाओलोंग के 2 चमचे बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उनमें से एक चमचा बोल रहा होता है कि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फंड इकट्ठे करके मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया, पर सच में उन फंड का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हुआ, पर मेरे पापा सच में एक
ग्रेट पर्सन है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि दिन ब दिन वो टेम्परेचर है वो बाहर का और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और वेदर और भी ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होता चला गया, तो ऐसा ही हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, चाहे तुम्हारे पास में जितने भी पैसे हों। और तभी हम लोग देखते हैं कि डालोंग कह रहा होता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों के दोनों चमचे हमारे जो डालोंग होते हैं उससे माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग काम करते हैं, मतलब कि नज़र रखते हैं। और फिर हम लोग डालोंग बताता है कि जो इंटरनेट है वो सिर्फ दिन व दिन, मतलब कि एक दिन में सिर्फ 20 मिनट ही मिल पा रहा है और उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर पा रहा है इंटरनेट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब कि एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है उन लोगों को इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। और दिन में सिर्फ 20 मिनट ही लोगों को इंटरनेट मिल पा रहा है, जिस वजह से सिर्फ तुमको जो कुछ भी मैसेज वगैरह करना है ना, तो मैं 20 मिनट के अंदर ही करना होगा, जो मतलब कि दिन के शुरुआत या फिर एंड में, आई डोंट नो। फिर डालोंग बोलता है कि मेरे हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गॉड की पनिशमेंट है हमारे इंसानियत के लिए, क्योंकि इंसानियत में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्राइम कर रखे थे। अब गॉड भी गुस्सा हो चुके हैं इस सारी चीज़ों को देखने के बाद में। डालोंग बोलता है कि ये सब गॉड की एक पनिशमेंट है। डालोंग के पीछे देखते हैं जहाँ पे उसने ओल्ड फैंग को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस पूरी बिल्डिंग पे कब्जा कर लूँगा और जितने भी यहाँ पे सिविलियन रहते हैं ना उन सब से मैं उनकी सप्लाईज को ले लूँगा। और ये बात सुनने के बाद में ओल्ड फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको गालियाँ देने लग जाते हैं। वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ही उन लोगों की सप्लाई के साथ साथ उनके जान भी निकाल लूँगा अगर उन लोगों ने सप्लाई देने से मेरे को इनकार किया। और वो कह रहा होता है कि जो कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा ना, उसकी ज़िंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। और ये बात सुनने के बाद में हमारा जो ओल्ड फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है और फिर कहता है कि तुम कमीने डीमन कहीं के, तुम डीमन से कई गुना बेकार हो। सीन शिफ्ट होता है हमारे MC लिंगमो पे ऊपर आता है, जहाँ पे डॉक्टर झा उसको जाने से पहले कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम्हें डालोंग से अभी के लिए बच के रहना चाहिए और तो तुम्हें अभी कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सब लोगों को पता चल गई होगी कि तुम मर चुके हो, क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पर ये डालोंग के लिए बढ़िया बात है क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और तो और वो ऐसा बंदा है कि अगर उसको पता चला कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहूँगी कि अभी के लिए तुम्हें डालोंग से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर हमारा MC होता है, वो जाने से पहले हम डॉक्टर झाओ से पूछता है आखिरकार जो मेरे को हॉस्पिटल में रहते हुए कितना टाइम हो चुका है। तो वो बोल रहा होता है क्या मेरे को यहाँ पे रहते हुए सिर्फ 6 घंटे हुए हैं या फिर कितना टाइम हुआ है। तो वो बोल रही होती है कि तुम्हें 6 घंटे नहीं, तुम्हें 6 दिन हो चुके हैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और फिर बोल रहा होता है कि 6 दिन, आखिरकार इतना ज़्यादा टाइम कैसे हो सकता है, मेरे को तो लगा था कि मैं सिर्फ 6 घंटे के लिए यहाँ पे था। के बाद में हमारा MC अपने मन के अंदर बोलता है कि ये लीड जो डालोंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमीना इंसान है। वो अपने पास्ट लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमीना था और इस लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है। वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है वो एक नंबर का जानवर है। बाद में हमारा MC डॉक्टर झाओ से बोलता है कि मेरी बॉडी अभी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और मेरी पावर भी। तो वो बोलती है डॉक्टर झाओ मुझे पता था कि तुम्हारे पास में सुपर पावर है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि मैं एक कंडीशन के अंदर तुम्हारी जो बात है उसको सुन लूँगी और तुम्हारी जो मदद है उसको भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, फिर वो चाहे जैसी मदद हो। वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें वो उस बात को कंडीशन है उसको फुलफिल करना होगा। वो कंडीशन है कि मैं तुम्हारी जो बॉडी है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी उसके लिए तुम्हें हाँ बोलना होगा। और इस बात के लिए हमारा जो MC होता है लीमो वो भी हाँ बोल देता है। झा बोलती है कि जो हमारे MC का जो ब्लड था, ब्लड सैंपल, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिस वजह से हमारा MC है वो न्यूट्रेट हो गया और जिस वजह से उसके पास में सुपर पावर एबिलिटीज आ गई। और वो बोलती है कि अभी के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है, वैसे भी तुम्हें अभी भी अपनी एनर्जी है उसको रिस्टोर करना है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खाना खाना है। और वो भी इसके लिए एग्री कर देता है। वो कहता है कि ठीक है मैं इसलिए पेट भर के खाना खाऊंगा। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा MC वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है और वो अपने रूम के साइड में जाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे अपने रूम के अंदर एंटर करना होगा। और फिर हम लोग डालोंग के कुछ चेलों को देखते हैं जो चारों तरफ नज़र रखे होते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद में हमारा MC अपने कमरे के अंदर चला जाता है फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाने के बाद में। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने रूम के अंदर देखने के बाद में बोलता है कि मेरा जो रूम है उसके अंदर
हीटिंग सिस्टम है उसको पूरे तरह से कट ऑफ कर दिया गया है। और तो और मेरा जो रूम है बिल्कुल इस हाउस जैसा बन गया है। इसके बाद में हमारा हीरो अपने सप्लाई बॉक्स के अंदर एक हाई कैलोरीज फूड को देखने लग जाता है, जिससे खाने के बाद में उसके पास में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज आ सकें, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है उसको रिस्टोर कर सके। और वो कह रहा होता है कि आखिरकार इसके अंदर क्या होगा। और बॉक्स खोलने के बाद में उसको अंदर चॉकलेट मिलती है, और चॉकलेट देखने के बाद में उसको अपने पास्ट लाइफ की कुछ बातें याद आती हैं, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको चॉकलेट के लिए धोखा दे दिया था। फिर बाद में वो चॉकलेट को खाते हुए कहता है कि मुझको इसको बहुत ज़्यादा खाना होगा, जिससे मैं अपनी कैलोरीज को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। और उसको खाते खाते ही वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं खो सकता। वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे डालोंग के जो चेले होते हैं वो आ जाते हैं। बात कर रहे होते हैं कि हम लोग के इस रूम को खोलने का कोशिश किया था, हमारे जो बॉस थे वो उसकी डेड बॉडी से उसकी उंगली को काट के लेके आने का ट्राई कर रहे थे, पर वो लोग लेके नहीं आ पाए इस लीमो की डेड बॉडी की उंगली। और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस दरवाजे को खोलने का भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया था, पर ये दरवाज़ा खुला ही नहीं था इस रूम का। फिर वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार जी अपने आप ही ये रूम कैसे खुल गया, आखिरकार तू कौन है और तू यहाँ पे कर क्या रहा है लौंडे। और वो ये सब कहने के बाद में हमारे लीमो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर झाओ की तरफ, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि फाइनली मुझे लीमो की बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस मिला था, जिस वजह से उसकी न्यूट्रिशन हुआ था, उससे मिलता जुलता मुझे कुछ चीज़ मिल चुकी है, जिस वजह से मैं पता लगा सकती हूँ कि आखिरकार लीमो की बॉडी के अंदर क्या हुआ था। और वो बोल रही होती है कि चलो ठीक है, अब मुझे जाके उस सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर से हमारे जो एमसी है उसकी तरफ आता है, जहाँ पे डालोंग के चेले होते हैं वो हमारे एमसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। फिर ये बात सुनने के बाद में गुस्सा होते हुए हमारा एमसी कह रहा होता है कि तुम कमीनों कहीं के, तुम कभी भी सुधर नहीं सकते। वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अपनी पावर को अनलेस करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर सीन आता है फिर हमारे डॉक्टर झाओ की तरफ, जहाँ पे वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे हमारे एमसी ने उस मॉन्स्टर को मारा था। उस मॉन्स्टर की बॉडी के एक ऑर्गन को कलेक्ट करते हुए वो बोल रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये लीमो की बॉडी के जो सेक्शन था उससे मिलता जुलता है। फिर वो बोल रही होती है कि चलो मुझे लैब में जाकर इसके जो टेस्ट रिजल्ट है उसको जाके करना चाहिए कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकलता है। फिर तभी हम लोग देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि जो कोई भी डालोंग की बात नहीं मानेगा उसको जान से मार दिया जाएगा, और उसको जो कुछ भी फैसिलिटीज मिल रही होती हैं जैसे कि हीटिंग सिस्टम वगैरह उस सबको कट आउट कर दिया जाएगा, और उन लोगों को जान से भी मार दिया जाएगा, और उनकी सप्लाईज भी ले ली जाएगी। जो कोई भी अपनी सप्लाईज देने के इनकार करता है ना, उन सबको मार दिया जाएगा। और वहीं पर जो डालोंग के जो चेले होते हैं वो ओल्ड फैंग को उठा के ठिकाने लगा रहे होते हैं, मतलब कि बंद कर रहे होते हैं। वे लोग कह रहे होते हैं कि चलो इसको ठिकाने लगा दे। वहीं पे जो डालोंग होता है वो अपनी बात को पूरा कर देता है। फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार अब इस कमीने की क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार ये सब ये क्यों कर रहा है। फिर बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो डालोंग होता है वो हीटिंग सिस्टम को ऑफ कर देता है। डालोंग ईविल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोगों की जितने भी सप्लाईज है वो सब के सब मेरे हैं। और फिर वो बोलता है कि अब सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल चलेगा, अब जो कोई भी मेरी बात नहीं मारेगा मैं उसको मार दूंगा। होता है हमारे एमसी के यहाँ पे, जहाँ पे हमारा एमसी अपने माइंड के अंदर होता है और उसके सामने ही वो खुद होता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। फिर वो बोलता है आखिरकार मैं किससे नफरत करता हूँ। तभी वो बोलता है क्या तुम डाओलोंग से नफरत करते हो। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उससे इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ कि मैं उसको अभी कभी मार देना चाहता हूँ। उस कमीने को जिंदा रहना भी मुझे मंजूर नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा लीमो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। जो डाओलोंग का चेला होता है उसको गर्दन से उठा लिया होता है और उसके ब्लड को ड्रेन करने लग जाता है। उसके ब्लड और जो मीट होता है वो ड्रेन होते होते वो एक कंकाल बनने लग जाता है और हमारा एमसी उसको मारने जाने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं उसके जो डालोंग का चेला होता है उसके अंदर उसको डालोंग दिखाई दे रहा होता है और डालोंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि शेर अपने मतलब के लिए अपने शिकार को मार के खा जाता है, वैसे ही मैं हूँ, जो मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ मैं अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद में हमारा एमसी उसको गुस्से से बिल्डिंग के जो विंडो होती है उससे धक्का देके नीचे फेंक देता है और नीचे गिरने के बाद में जो डालोंग का जो चेला होता है उसके सिर्फ वहाँ पे हड्डियाँ बची होती हैं और उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं उसकी हड्डियों को देखने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार इस इंसान के साथ में हुआ क्या और ये आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। बड़ा सा सीन हमारे एमसी के रूम का आता है जहाँ पे डालोंग का चेला अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं अब क्या करूँ। तभी हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके आगे बढ़ रहा होता है और उसके पावर के रिलीज करने की वजह से जहाँ पे जितने भी प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है डालोंग का चेला कि ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल इंसान है, मैं इसके सामने कैसे ही जीतूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो अपनी गोल्फ पिस्टल के साथ में हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पे उसके अटैक को
देखने के बाद में एमसी को उसके अंदर डाओलोंग दिखाई दे रहा होता है कि डाओलोंग उसके ऊपर अटैक कर रहा है और उसके अटैक को हमारा एमसी अपनी सुपरसोनिक स्पीड का यूज़ करते हुए डॉज कर रहा होता है। तभी वो डाओलोंग का चेला अपने मन के अंदर कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज है और तभी हमारा एमसी उसको चढ़ाते हुए अपने पास में बुलाने लग जाता है अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। उनका चेला बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी एमसी को टच नहीं कर पा रहा होता। फिर हम लोग देखते हैं कि डाओलोंग मतलब कि फिर इमेजिन कर रहा होता है हमारा एमसी, वो बोल रहा होता है कि तुम चाहे जितनी भी तेज भाग लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे हमारा एमसी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक जोरदार अपने हाथ को चौक बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है कि डाओलोंग मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अटैक करते हुए उस डाओलोंग के चेले को दो हिस्सों में बांट देता है और उधर ही उसको मार देता है। और तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और वो हम देखते हैं उसको कहता है कि लीमो उधर ही रुक जाओ, अब बहुत हुआ। मैन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है कि मिंग मिंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं मिंग मिंग ने उसके ऊपर बंदूक टान दी होती है और वो कह रही होती है कि तुम उधर ही रुक जाओ। तभी हम लोग देखते हैं उसने फायर करके उसके ऊपर डाक को शूट कर दिया होता है, जिस वजह से हमारा जो एमसी है वो डाक लगने की वजह से उधर ही बेहोश होने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो मिंग मिंग नहीं डॉक्टर झाओ होती है, वो बोल रही होती है डॉन वरी तुम्हें थोड़ा सा ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसके बाद में तुम ठीक हो जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रही है मुझे, और वो कहने के बाद में वो उधर ही बेहोश हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद में डॉक्टर झाओ बोलती है आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या था। बाद में हम लोग एमसी के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल और प्लांट्स उग चुके होते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें इस चैनल को, और बन के लाइक टारगेट देना चाहूँगा मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। जल्दी से 200 कमेंट और बन के लाइक जल्दी से कर दो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। हाँ, मैंने बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी वीडियो बनाते में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वॉइस ओवर नहीं दी थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था वॉइस ओवर करने में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसके बाद में और भी ज़्यादा अच्छी सी क्वालिटी में वीडियो अपलोड करूँगा मैं। गरीब को हमेशा ही खाने के लिए तड़पना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना होता है। ऐसा ही होता है वॉर के अंदर, एक हंसती खेलती पूरी सिटी राख के अंदर मिल जाती है। इंसान यहाँ पे खेती करना बंद कर दे तो पूरे के पूरे देश बर्बाद हो जाएंगे और लोग भूख के मारे मारे जाएंगे। ऐसा ही हो रहा था इस जमी हुई दुनिया के अंदर। इस जमी हुई दुनिया के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वे लोग भूख से तड़प से हुए मर रहे थे। और जहाँ पे हम लोग सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पे हमारा एमसी बेबोस हो चुका होता है और उसके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुके होते हैं और उनके ऊपर फूड वगैरह भी लगा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर झाओ आ जाती है। माफ कर देना मोचन, तुम्हें थोड़ी देर तक और सोना होगा। डॉक्टर झाओ की नज़र उस प्लांट पे जाती है जहाँ पे रूट लगा होता है और कह रही होती है कि मुझे इसको देखना होगा कि आखिरकार ये क्या है, और उसको तोड़ लेती है और उसको खाते हुए कहती है कि नॉट बैड, भी बुरे नहीं है खाने में। और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे इतने सारे फूड हो चुके हैं कि यहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग को 1 महीने तक पेट भर के खा सकते हैं लोग। होता है 2 मैरिड कपल के ऊपर जो कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी उस लड़की के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है और तभी वो लड़का आदमी कहता है कि आखिरकार क्या तुम्हें भूख लगी है वाइफ। तभी वो बोलता हस्बैंड से कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, वो तो सिर्फ मेरा पेट ऐसे ही गुड़ गुड़ कर रहा है। वो उससे मना कर देती है। तभी वो बोलता है कि मुझे याद है कि मेरे पास में एक चॉकलेट थी तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, और वो ढूंढने लग जाता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे मिल क्यों नहीं रही। तभी वो बोल रही होती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और उसको मनाने लग जाती है, कह रही होती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, वो तो सिर्फ पेट में से ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। और वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो याद करते हुए कहती है कि मुझे याद है कि उसने आज सुबह ही चॉकलेट थी वो डॉटर को दे दी थी। उसका हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैंने वो चॉकलेट अपनी बेटी को दे दी थी, इस बारे में भूल ही गया था, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया। और वो उदास होते हुए कहता है कि मैं इस जमी हुई दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता खाने के लिए। और तभी सब ये सब वो कह ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक किलो आता है और जो उसके सिर को उड़ा देता है। उसकी वाइफ होती है वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है आखिरकार उसके हस्बैंड के साथ में क्या हुआ, और वो ये सब देख ही रही होती है। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जो उसकी डेड बॉडी को उठा लेता है उसके हस्बैंड की, और उस हस्बैंड की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली खाने लग जाता है उसकी आंखों के सामने ही। और वो कुछ भी कर नहीं सकती थी उसकी वाइफ, और वो उसको ही ऐसा खाते हुए देख रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी
थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने बहुत दिनों से औरत भी नहीं खाई तो मुझे तुम्हें भी खा लेना चाहिए, वैसे भी औरत बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती हैं। ये कहते हुए उसको भी खाने वाला होता है। तभी वहाँ पे हम लोग एक बंदे की बात सुनते हैं, वो कह रहा होता है कि जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। लड़की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक बंदा चढ़ा हुआ होता है एक बिल्डिंग के ऊपर। वो बोल रहा होता है जल्दी से इस बिल्डिंग के अंदर आ जाओ और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हें बिल्कुल ही सेफ रहोगी। तो बोल रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी से भाग के सर आ जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से बिना देरी किए हुए भागने लग जाती है और मॉन्स्टर होता है वो भी उसका पीछा करने लग जाता है और वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ने ही वाला होता है और वो लड़की भी देख लेती है कि वो मरने वाली है, उसकी आंखों में खौफ होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अटैक से वो बच जाती है और वो अटैक से पर वो लुढ़कती हुई दूर जाके गिरती है। गिरने के बाद में वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के खाने ही वाला होता है। तभी वो लड़की होती है वो रोने लग जाती है, वो कह रही होती है कि कोई मुझे बचा लो। और तभी हम लोग देखते हैं उसी पीले वाले बंदे को जिसने बियर की बोतल में आग लगा के उस जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ फेंक देता है, जैसे कि हम लोग पबजी वगैरह में मौली फेंकते हैं उसी तरह उसने उसके ऊपर मौली कर दी होती। मौली सीधे जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लगती है जिस वजह से उसका शरीर जलने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरा शरीर जल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म है ये आग जाके सीधे उस लड़की के ऊपर गिरती है जिस वजह से उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो इंजर्ड हो जाता है आग की वजह से और वो अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लग जाती है और जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। जो वो लड़की होती है वो बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और कह रही होती है कि जल्दी से मुझे ऊपर जाना होगा। वो लिफ्ट के पास में पहुंच जाती है सीधे, वो कह रही होती है कि जल्दी से मुझे लिफ्ट के अंदर जाके उसके ऊपर चला जाना चाहिए। बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है वो भी बिल्डिंग के अंदर आने का ट्राई कर रहा होता है और वो फाइनली वो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लड़की होती है वो घबरा लिफ्ट के बट दबाने लग जाती है और कह रही होती है कि जल्दी से लिफ्ट आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मॉन्स्टर होता है वो लड़की की तरफ आने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से उस लड़की के पास में पहुंच भी जाता है। पैनिक करते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रही। तभी हम लोग उस पीले वाले लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो और वो अपनी जैसा वो कहती है वैसा ही वो करती है, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पे अचानक से फ्लैश लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उनकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है। तभी वो मॉन्स्टर चलाते हुए कह रहा होता है कि मुझे इतनी ज्यादा तेज लाइट क्या है और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा होता। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो पीला वाला बंदा आ जाता है और वो कहता है कि अब ये टाइम है सो का और ये कहते हुए कहता है कि अब तुम लोगों को सुनना होगा मेरा बेसुरा गाना। तो मैं यहाँ पे कुछ गाना लगाना चाहूंगा जैसे कि मैं हूँ जी, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। जियान का गाना सुनने के बाद में होना क्या था, वो मॉन्स्टर भी मदहोश हो जाता है दोस्तों।